हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लूसेंट की बुक से इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। उसमें आज का टॉपिक है संघीय संसद के अंतर्गत लोकसभा। जो राज्यसभा तो पढ़ लिया और लोकसभा का आज का टॉपिक है। लोकसभा की संरचना की बात करें तो लोकसभा की संरचना 81 अनुच्छेद में दी गई है। लोकसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में है, ये अनुच्छेद याद रखने हैं पूरे कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो अनुच्छेद 81 में क्या है, लोकसभा की संरचना है। अनुच्छेद 81 की बात करें तो अनुच्छेद 81 में है ना लोकसभा की संरचना है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में है। तो 80 में तो राज्यसभा की संरचना है और 81 यानी कि 81 में लोकसभा की संरचना है। लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन होता है। निम्न सदन या प्रथम सदन तो लोकसभा होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना कि निम्न सदन कौन सा है तो लोकसभा है, उच्च सदन कौन सा है तो राज्यसभा है। जिसका सभापतित्व यानी कि लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन होता है, जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कितने सदस्यों को, तो 2 सदस्यों को, एक को तो अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने में से ही एक को अध्यक्ष दूसरे को उपाध्यक्ष चुनती है। मूल संविधान की बात करें ना तो मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से तथा अधिकतम 20 सदस्य जो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। यानी कि 530 सदस्यों की बात करें तो निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से। निर्वाचन क्षेत्रों से तो 530 और संघीय क्षेत्रों से 20 सदस्य निर्वाचित किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या 543 है। कितनी है तो 543 से भी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543। इन सदस्यों में 524 सदस्य 28 राज्यों से तथा 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 524 सदस्य तो 28 राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020, 104वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो 2020 में हुआ था। उस लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों के आरक्षण की समाप्त करता है। इसमें यानी कि 2 सदस्य जो लोकसभा में है ना, राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय सीटें थी वो इस समाप्त कर दी गई है। किसके द्वारा तो 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा समाप्त कर दी गई है। इसलिए अभी सदस्यों की संख्या 543 है। पहले कितनी थी 545 थी। अब 2 सदस्य की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पे एक टेबल दी गई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारतीय संसद में बोले उनमें पहला नाम है DD आइजनहावर जो 1959 में बोले थे। और दूसरे सेकंड नंबर के राष्ट्रपति कहाँ के, अमेरिका की, जो भारत के संसद में बोले थे जिमी कोटर जो 1978 में। और तीसरे नंबर के हैं बिल क्लिंटन जो 2000 ईस्वी में भारतीय संसद में बोले थे। और बराक ओबामा जो 2010 में, चौथे नंबर के राष्ट्रपति है बराक ओबामा जो 2010 में भारतीय संसद में बोले। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे वैसे राष्ट्रपति है रिचर्ड निक्सन जो 1969 में भारत आए थे लेकिन संसद में नहीं पहुंचे, नहीं बोले थे। और सेकंड नंबर के हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश है ना जो 2006 में आए थे लेकिन संसद में नहीं पहुंचे थे। अगला है नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं अनुच्छेद 330 के अनुसार। नए परिसीमन की बात करें तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान है तो 84 स्थान है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार तो 330 अनुच्छेद के अनुसार। 330 अनुच्छेद के अनुसार नए परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं। अगला है 2001 में 1 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का
प्रावधान है। 2001 के संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार, यानी कि वयस्क मताधिकार का अर्थ है यहाँ पे 18 वर्ष के आधार पर होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 61वां संविधान संशोधन तो 1989 में हुआ था। इसके अनुसार है ना, भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। अभी वर्तमान में वयस्क किसे माना जाता है? जिसने 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर ली हो, यानी कि 18 वर्ष का हो, कोई भी बालक हो गया हो, तो वो क्या है? वयस्क माना गया है। यहाँ पे टेबल दी गई है एक, जिसमें सबसे अधिक मतदाता वाला क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो बाहरी दिल्ली है। जो मतदाता है यहाँ के बाहरी दिल्ली का मतदाता है जैसे 33,68,399। और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। मतदाता है 39,033। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। 1,73,266.37 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, दिल्ली। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 303, 30 और 332। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? 330 और 332 के अनुसार। यह प्रावधान प्रारंभ में 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे संविधान संशोधन द्वारा 10-10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाता रहा है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। भी कब तक बढ़ा दिया गया? तो 2030 तक बढ़ा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 2019 में हुआ था। लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यताएं हैं। लोकसभा के सदस्यों के लिए अनिवार्य योग्यताएं निम्न हैं। वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो, वह पागल व दिवालिया न हो। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? तो 75(3) के अनुसार। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगा। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। यानी कि आपातकाल की घोषणा लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने से अधिक नहीं होगी। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अनुच्छेद 103 के अनुसार
यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती। अनुच्छेद 104 के अनुसार लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग 55 सदस्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, तब यदि एक दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो। दूसरा है विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। तीसरा पॉइंट है दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित के बिना 6 माह से अधिक बीत गए हो। सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय की राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी अनुच्छेद 108(5) के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी, उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। नोट है अनुच्छेद 108 द्वारा निर्धारित संयुक्त बैठक की प्रक्रिया सामान्य विधायन तक ही सीमित है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368(2) द्वारा शासित होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उनमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों से संबंधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। अनुच्छेद 118(3) के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 118(4) संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 118(4) संयुक्त बैठक के अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो अगला है राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इस विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अनुच्छेद 108(4) के अनुसार संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। तो संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही किसके प्रक्रिया के अनुसार होती है? तो लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार होती है। संसद में लंबित विधेयक सदनों के छत्रावसान के कारण वेपगत यानी समाप्त लैप्स नहीं होता। अनुच्छेद 107(3) के अनुसार राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया लोकसभा में विघटन पर वेपगत नहीं होता। अनुच्छेद 107(4) के अनुसार राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर वेपगत नहीं होता है। अनुच्छेद 107(4) के अनुसार कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर वेपगत हो जाएगा। अनुच्छेद 107(5) के अनुसार लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या 20 होती है। तो लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? अधिकतम प्रश्नों की संख्या। तो अधिकतम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो 20 होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संबंध में है ना लोकसभा का निर्णय अंतिम निर्णय होता है।
इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं होती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है और इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है और जबकि अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए लोकसभा के सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। नोट है, सरकार भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ पे लोकसभा सदस्यों की संख्या की टेबल दी गई है, उसको देखते हैं। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 80। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80। महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40। तमिलनाडु में 39 और कर्नाटक में 28, गुजरात में 26, राजस्थान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25। राजस्थान में कितनी है? तो 25 है राजस्थान में। आंध्र प्रदेश में 25, ओडिशा में 21, केरल में 20, तेलंगाना में लोकसभा सदस्यों की संख्या 17 है, झारखंड में 14 है, असम में 14 है, पंजाब में 13 है, छत्तीसगढ़ में 11 है और हरियाणा में 10 है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कितने लोकसभा सदस्य हैं? 10 हैं हरियाणा में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 हैं और उत्तराखंड में कितने हैं? तो उत्तराखंड में 5 हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, मेघालय में 2 है और अरुणाचल प्रदेश में 2 है, गोवा में भी 2 है, मणिपुर में 2 है, त्रिपुरा में 2 है, सिक्किम और नागालैंड और मिजोरम में 1-1 है। संघीय क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा सदस्य की संख्या दिल्ली में 7 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, लद्दाख में लोकसभा सदस्यों की संख्या 1 है, पुडुचेरी में 1 है, चंडीगढ़ में लोकसभा सदस्य की संख्या 1 है, दादर व नगर हवेली, दमन एवं दीव में लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और अंडमान निकोबार में 1 है और लक्षद्वीप में 1 है। आगे है लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष चुनेगी। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात जब लोकसभा का पहली बार आयोजन किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा नए निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। प्रोटेम स्पीकर उस समय तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। लोकसभा में है ना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद से हटाया जाता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक रिक्त नहीं कर सकता। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं कर सकता। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होगा। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। आमतौर पर इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 6 सदस्य होते हैं। अगला है लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार। पहला कार्य है सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना व नियम के विरुद्ध घोषित करना। सेकंड नंबर का है किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है और विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। अध्यक्ष है ना जो विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। अध्यक्ष संसद के सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करना अध्यक्ष का कार्य है। विभिन्न विधेयकों व प्रस्तावों पर मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है।
संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। यदि उसकी आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। यदि अध्यक्ष की आज्ञा से यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की आज्ञा से कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं रहती। लोकसभा के विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। नोट है यहाँ पे कि न्यूनतम 55 सांसद वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो न्यूनतम 55 सांसद दल वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 था। तो प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल था। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री जीवी मावलंकर और एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो श्री जीवी मावलंकर थे एवं उपाध्यक्ष अनंत सैनम थे। यहाँ टेबल दी गई है जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष दिए गए हैं। पहले एक तरफ है लोकसभा और दूसरी तरफ उनके अध्यक्ष का नाम है। तो लोकसभा है। पहली लोकसभा की बात करें तो पहली लोकसभा के अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मावलंकर एवं अनंत सैनम। दूसरी लोकसभा में एम अनंत सैनम आयंगर। और तीसरी लोकसभा की बात करें तो तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष है हुकम सिंह। चौथी लोकसभा के अध्यक्ष है नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। पांचवी लोकसभा में गुरुदयाल सिंह ढिल्लो एवं बलिराम भगत। छठी लोकसभा की बात करें तो छठी लोकसभा में नीलम संजीव रेड्डी एवं एस हेगड़े। सातवीं लोकसभा में बलराम झाकड़ और आठवीं लोकसभा में भी बलराम झाकड़। नौवीं लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय हैं। नवीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो रवि राय। 10वीं लोकसभा के शिवराज वी पाटिल और 11वीं लोकसभा के पी ए संगमा। 12वीं के GMC बालयोगी। 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 13वीं लोकसभा के GMC बालयोगी मनोहर गजानंद जोशी। 14वीं लोकसभा की बात करें तो 14वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं सोमनाथ चटर्जी और 15वीं लोकसभा के हैं मीरा कुमार। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही हैं। आगे है संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें दी गई हैं यहाँ पे। सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा अनुच्छेद 101 के अनुसार। अनुच्छेद 101 के अनुसार सभापति या अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा, वह उसका प्रयोग करेगा अनुच्छेद 101। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्त होने पर भी उस सदन के कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाही में उपस्थित रहा और उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है, तो संसद की कार्यवाही विधि मान्य होगी अनुच्छेद 102 के अनुसार। संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। ये स्थगन प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करना होता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव का साय 4 बजे ही लाया जाता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है।
यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो वह सदन की सदस्यता समाप्त कर सकता है, अनुच्छेद 101(4) के अनुसार। संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व या बाद में 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान की गई है। गिरफ्तारी से यह मुक्ति केवल सिविल मामलों में है। आपराधिक मामलों में अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी की छूट नहीं है। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था 1976 से लागू की गई थी। यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से संबंधित शपथ लिए बिना संसद की कार्यवाही में भाग लेता है और मतदान करता है तो उसके द्वारा मतदान करने से संसद की कार्यवाही में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा जितने दिन वह मतदान करता है या कार्यवाही में भाग लेता है तो प्रतिदिन के हिसाब से उसे 500 रुपये दंड स्वरूप देने होंगे। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया गया है। संसद के द्वारा पारित जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत ये उल्लेख किया गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी तथा वह अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। नोट है अगला, संसद के कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, अनुच्छेद 120(1) के अनुसार। यदि यानी कि नोट है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में अनुच्छेद 348 के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता वो अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, अनुच्छेद 120(1) के तहत। यहाँ पे नए संसद भवन के बारे में वर्णन दिया गया है। नए संसद भवन की बात करें तो 10 दिसंबर 2020 को नई संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। तो किसके द्वारा रखी गई थी? नई संसद भवन की आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई थी। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को की गई। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नई दिल्ली में नए संसद भवन का निर्माण किया गया। इसका डिजाइन विमल पटेल के द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन विमल पटेल के द्वारा और निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया। नोट है, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। यहाँ पर एक नोट है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। नए संसद भवन की विशेषता है इसके आकार की बात करें तो त्रिकोणीय आकार है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित हैं, जिसे क्रमशः कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार नाम दिया गया। कर्म द्वार, ज्ञान द्वार और शक्ति द्वार इसका नाम दिया गया। इसके निर्माण में राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। तो इसमें है ना, राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था संसद भवन के निर्माण में। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया, जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। ये कांस्य से बना है। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 और राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र संगीत की स्थापना प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। नोट है, संगोल को हिंदी में राजदंड कहा जाता है। राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की पहचान
रहा है और तमिल संस्कृति की शान है। ये राजदंड 5 फीट लंबा है और 5 फीट लंबा है। इसके शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। यानी कि नए संसद भवन में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे सेंगोल के बारे में दिया गया है। और शीर्ष पर नंदी बैल है जो न्याय का प्रतीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है और वही राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। संसद परिसर की बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। तो ये था आज का टॉपिक संघीय संसद के अंतर्गत लोकसभा का। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लुसेंट की बुक सभी स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, जिसमें भी इंडियन पॉलिटी आता है, जिस भी भर्ती परीक्षा में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है बुक बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आपके पास नहीं है तो इससे पढ़ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।